और अब खबरें तफसील से। मोदी हुकूमत की दूसरी मुद्दत-ए-कार का चौथा बजट वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में पेश कर दिया। इस बजट में रफ्तार और शक्ति यानी ताकत पर तवज्जो दी गई है। बजट को वजीर खजाना ने आइंदा 25 बरसों का ब्लूप्रिंट करार दिया है। मरकजी वजीर खजाना ने कहा है कि मौजूदा बजट से इक्तिसादी तरक्की को रफ्तार मिलेगी। तरक्की को महमेज देने और मैशत को रफ्तार देने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर बजट में ऐलानात किए गए हैं। ज़राई शोबे पर भी बजट में तवज्जो दी गई है। आने वाले माली साल में हिंदुस्तान की इक्तिसादी तरक्की के शरह 9.2% रहने की उम्मीद जताई है। सीतारमण ने कहा है कि मेक इन इंडिया से 60 लाख नौकरियां मिलेंगी और पीएम गति शक्ति योजना के तहत वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा। 2022-23 तक कौमी शाहराह 25,000 किलोमीटर का होगा और शाहराहों की तौसीई पर 20,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि पिछले बजट में आवामी शोबे में सरमायाकारी और कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में बेपनाह इजाफा दर्ज किया गया था। अपने खुतबे में निर्मला सीतारमण ने कहा कि मौजूदा बजट से किसानों, नौजवानों, ख्वातीन, कारोबारियों और दर्ज फहरिस्त ज़ात और दर्ज फहरिस्त कबाइल को फायदा होगा। Parvatmala as a preferred ecologically sustainable alternative to conventional roads in difficult hilly areas, National Ropeways Development Program will be taken up on PPP mode. The aim is to improve connectivity and convenience for commuters besides promoting tourism. This may also cover congested urban areas where conventional mass transit system is not feasible. Contracts for 8 such ropeway projects for a length of 60 kilometers will be awarded in 22-23. With technical support from the Capacity Building Commission, Central Ministry Honorable Speaker, sir, I present the budget for the year 2022-23. तो आज पेश हुए बजट को बीजेपी लीडर ने एक अच्छे बजट से ताबीर किया है। Honorable Speaker, sir, I present the budget for the year 2022-23. वैश्विक आर्थिक तंगी और मंदी के बीच में आत्मनिर्भर भारत के सफर को आश्वस्त करता और आगे बढ़ाता ये बजट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस मजबूती के साथ इस पैंडेमिक पीरियड में, इस संकट काल में जहां पर अर्थव्यवस्था को स्टेबल रखने के प्रयास किए गए, जिसका नतीजा है कि आज हमारे देश की अर्थव्यवस्था इस वैश्विक आर्थिक तंगी और मंदी के दौरान भी जो है वो स्टेबल रही। वहीं दूसरी ओर गांव, गरीब, किसान, झुग्गी झोपड़ी का इंसान, नौजवान, महिलाएं और कर्मचारी, उसके साथ ही साथ जो दस्तकार, शिल्पकार, कारीगर, उन सभी के हितों का पूरी मजबूती के साथ ध्यान रखा गया है। और मैं मानता हूं कि इस पूरी दुनिया में जो इस वक्त आर्थिक तंगी और मंदी के बीच में एक विश्वास का, एक भरोसे का, एक होप का मजबूत एहसास कराने वाला ये बजट है। देखिए, बजट बहुत ही अच्छा है क्योंकि इसमें जो हमारे फोकस एरियाज हैं, खासतौर से कोविड के बाद जिस प्रकार का हमको ग्रोथ चाहिए, जिन सेक्टर्स में पैसा चाहिए वहां पर दिया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज्यादा महत्व दिया गया है। एग्रीकल्चर को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी गई है और कृषि के क्षेत्र में, कृषि से उत्पादन करने वाले सेक्टर को भी बहुत, इंडस्ट्रीज वगैरह, एग्रो इंडस्ट्रीज के लिए बहुत ज्यादा प्रावधान किया गया है। साथ ही साथ जो बड़ी कंपनीज हैं उनके लिए भी सरलीकरण किया गया है ताकि निवेश और लगे और जॉब ओरिएंटेड ग्रोथ हो। तो एमएसएमई हो, बड़ी कंपनीज हो, हमारा जो कोऑपरेटिव सेक्टर है
उसको और अच्छा मजबूत करने के लिए, तो जहाँ जहाँ पर नौकरियाँ या जॉब्स मिलती हैं, रोजगार मिलता है, उन सब सेक्टर्स को मजबूत किया गया है। साथ ही साथ इसमें जो लेवल प्लेइंग ग्राउंड देने के लिए जो हमारे यहाँ देश में वस्तुएं बनती हैं, उनके लिए जिन कंपोनेंट्स को आयात करने की आवश्यकता है, उन पर भी कर कम किया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि जो हमारा डिफेंस इक्विपमेंट है, उसको बढ़ाने के लिए जो गवर्नमेंट पैसा खर्च करेगी, उसका 68% हमारे जो इंडिजिनस प्रोडक्शन होगा उस पर लगाया जाएगा। तो अगर देखा जाए तो चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य पे तो है ही है, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, MSME हो, हमारा ये उद्योग हो, हर क्षेत्र में, और खासतौर से महिलाओं के लिए भी जो 6 कंपोनेंट्स हैं, उन पोषण अभियान से लेकर और बाकी चीजें, जब स्वयं सहायता समूह और हमारे 2 लाख से ज्यादा आंगनबाड़ियों को मॉडर्नाइज करके उनको एकदम सेल्फ इक्विप करना है। तो बहुत सारा प्रावधान किया गया। मैं समझती हूँ अगर गहराई से देखा जाए तो कोई सेक्टर छूटता नहीं है। अब जो GST में रिकवरी इस साल हुई है, इस महीने हुई है, तो बहुत मायने में संतुलित बजट है, अच्छा बजट है। डायमंड इंडस्ट्री बहुत बड़ा लोगों को उनको काम भी देती है और उसको राहत की आवश्यकता थी। आज उनको जो राहत देने की वजह से लोग बहुत खुश है। हम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब का और फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। विशेष रूप से ग्रीन इन्वायरमेंट की तरफ हमें लेके जाएगा। जो हमारी इथिक्स, इकोनॉमी, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट 3 इम्पोर्टेंट पिलर है। इकोनॉमी के बारे में, इकोनॉमी की ग्रोथ भी होगी और जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण में कमी होगी। दूसरी ओर वेस्ट टू वेल्थ वाली आइडिया जो है, जो पराली जलाते थे वो पैलेट बनाएंगे और पावर में उसका यूज होगा पैलेट का। किसानों के लिए, किसानों के युवाओं के लिए, वहाँ के गांव के युवाओं के लिए नए रोजगार निर्माण होंगे। तो एक नए भारत का निर्माण करने का जो एक प्रधानमंत्री की सोच है, उसका दिशादर्शन इस बजट में हुआ है। और ये मुझे विश्वास है कि ग्रामीण भारत को, कृषि भारत को, 115 एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट को और ट्राइबल ऐसे क्षेत्र में विशेष रूप से प्रगति की गति और बढ़ाएगा और हिंदुस्तान को आत्मनिर्भरता की तरफ लेके जाएगा। और इतना अच्छा बजट वित्त मंत्री ने दिया है, मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं। निर्भर भारत की ओर आगे बढ़ते हुए हम लोग 400 नई ट्रेन, वंदे भारत ट्रेन का आज जो बजट में समावेश किया गया, मैं माननीय निर्मला सीतारमण जी और माननीय प्रधानमंत्री जी को अभिनंदन देती हूं। बहुत सारी बातें ऐसी है जिसमें लॉजिस्टिक यूज बढ़े, उसका डबलीकरण के साथ में हम रेल को एक नया आयाम देना चाहते हैं। वो सपना पूरा करने के लिए काफी प्रावधान किया गया है। समृद्ध, शक्तिशाली और विकसित भारत के निर्माण का बजट है। अधोसंरचना विकास के लिए 35% से ज्यादा भरा हुआ है और एक नया क्षेत्र और खुला है और वो है ग्रीन जॉब्स का। ये बजट तत्कालीन आवश्यकताओं का भी समाधान करता है और देश के युवाओं के उज्जवल भविष्य को भी सुनिश्चित करता है। ये पिछले कुछ घंटों से देख रहा हूं जिस प्रकार से इस बजट का हर क्षेत्र में स्वागत हुआ है। सामान्य मानवी की जो सकारात्मक प्रतिक्रिया आई है, उसने जनता जनार्दन की सेवा का हमारा उत्साह अनेक गुना बढ़ा दिया है। जीवन के हर क्षेत्र में आधुनिकता आए, टेक्नोलॉजी आए, जैसे किसान ड्रोन हो, वंदे भारत ट्रेन हो, डिजिटल करेंसी हो, बैंकिंग के क्षेत्र में डिजिटल यूनिट्स हो, 5G सर्विसेज का रोल आउट हो, नेशनल हेल्थ के लिए डिजिटल इकोसिस्टम हो। इनका लाभ हमारे युवा, हमारे मध्यम वर्ग, गरीब, दलित, पिछड़े, ये सभी वर्गों को मिलेगा। इस बजट का एक महत्वपूर्ण पहलू है गरीब का कल्याण। हर गरीब के पास पक्का घर हो, नल से जल आता हो, उसके पास शौचालय हो, गैस की सुविधा हो,
इन सभी पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसके साथ ही आधुनिक इंटरनेट कनेक्टिविटी पर भी उतना ही जोर है। जो भारत के पहाड़ी क्षेत्र हैं, हिमालय का पूरा पट्टा, जहां जीवन आसान बने, वहां से पलायन ना हो, इसे ध्यान में रखते हुए भी नई घोषणा की गई है। हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट ऐसे क्षेत्रों के लिए पहली बार देश में पर्वतमाला योजना शुरू की जा रही है। ये योजना पहाड़ों पर ट्रांसपोर्टेशन और कनेक्टिविटी की आधुनिक व्यवस्था का निर्माण करेगी और इससे हमारे देश के जो सीमावर्ती गांव है, बॉर्डर के गांव है, जिसका वाइब्रेंट होना जरूरी है, जो देश की सिक्योरिटी के लिए भी आवश्यकता है, उसको भी बहुत बड़ी ताकत मिलेगी। भारत के कोटि कोटि जनों की आस्था मां गंगा की सफाई के साथ साथ किसानों के कल्याण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, इन राज्यों में गंगा किनारे नेचुरल फार्मिंग को प्रोत्साहन दिया जाएगा। इससे मां गंगा की सफाई का जो अभियान है, उसमें मां गंगा को केमिकल मुक्त करने में भी बहुत बड़ी मदद मिलेगी। बजट के प्रावधान यह सुनिश्चित करने वाले हैं कि कृषि लाभप्रद हो, इसमें नए अवसर हो, नए एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन देने के लिए विशेष फंड हो, या फिर फूड प्रोसेसिंग उद्योग के लिए नया पैकेज। इससे किसानों की आय बढ़ाने में बहुत मदद मिलेगी। एमएसपी खरीद के माध्यम से किसानों के खाते में 2.25 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा सीधे ट्रांसफर किए जा रहे हैं। कोरोना काल में एमएसएमई यानी हमारे छोटे उद्योगों की मदद और उनकी सुरक्षा के लिए देश ने लगातार अनेक निर्णय लिए थे, अनेक प्रकार की मदद पहुंचाई थी। इस बजट में क्रेडिट गारंटी में रिकॉर्ड वृद्धि के साथ ही कई नई योजनाओं का ऐलान किया गया है। डिफेंस के कैपिटल बजट का 68% डोमेस्टिक इंडस्ट्री को रिजर्व करने का भी बड़ा लाभ भारत के एमएसएमई सेक्टर को मिलेगा। ये आत्मनिर्भरता की तरफ बहुत बड़ा मजबूत कदम है। 7.5 लाख करोड़ रुपए के पब्लिक इन्वेस्टमेंट से अर्थव्यवस्था को नई गति के साथ ही छोटे और अन्य उद्योगों के लिए नए अवसर भी बनेंगे। मैं वित्त मंत्री निर्मला जी और उनकी पूरी टीम को इस पीपल फ्रेंडली और प्रोग्रेसिव बजट के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। कल भारतीय जनता पार्टी ने मुझे सुबह 11 बजे बजट और आत्मनिर्भर भारत विषय पर बात करने के लिए निमंत्रित किया है। कल 11 बजे मैं बजट के इस विषय पर विस्तार से बात करूंगा। आज इतना काफी है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना, वजीर आजम बता रहे थे कि इस बजट के क्या फायदे हैं, किस तरह से ये बजट आने वाले हिंदुस्तान के लिए एक मुस्तहकम नींव रखेगा। उन्होंने ये भी कहा कि इससे किसानों को भी फायदा होगा, गरीबों का भी भला होगा। किस तरह का भला होगा,
बहुत सारी तफसील वो नहीं बता पाए। उन्होंने ये कहा कि आज के लिए इतना काफ़ी है, वो कल फिर इस बारे में तफसील से बात करेंगे। तो वजीर आजम ने जो कुछ कहा है उसके बाद आपको हम बताते हैं कि आज जो पार्लियामेंट में बजट पेश किया गया, तकरीबन 90 मिनट तक का अपना जो खिताब था वजीर ख़जाना का, उन्होंने इस खिताब के बाद जो भी चीज़ें इसमें सामने रखी हैं, जिन मुद्दों पर इसमें जोर दिया गया है, हालांकि इस पर कुछ सख्त एतराज़ात भी आ रहे हैं, इस पर इसके क्रिटिसिज्म भी आ रहे हैं, लेकिन हम आपको ये बताना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी जो मरकज़ में हिज़्ब इख्तिलाफ है, उसके तरफ से क्या रद्द अमल है बजट 2022-23 पर, ये सुनते हैं। Honorable Speaker, sir, I present the budget for the year 2022-23. अमीरों के लिए, इसमें गरीबों के लिए कुछ भी नहीं है। और जो चीज पहले उन्होंने कही थी, फिर इसको दोबारा रिपीट किया है। खास करके मैं आपको बताऊंगा कि गरीबों के जो कार्यक्रम पहले थे हाउसिंग का, उन्होंने ये कहा था कि 4 करोड़ मकान हम 2022 तक बनाएंगे। तो कल के तो रिपोर्ट में और आज के रिपोर्ट में भी यही है कि सिर्फ 2 करोड़ मकान वो बना चुके हैं। फिर अब वायदा किए हैं कि 80 करोड़ 80 लाख मकान बनाएंगे। तो ये जो वायदे उनके हैं, ये वायदे सब एक के बाद एक झूठ होते जा रहे हैं। ये एक मैं और भी एक कहूँगा कि ये तो उनकी फिस्कल डेफिसिट के बारे में भी उन्होंने जो कहा है वो अभी भी बहुत ज़्यादा ही है। और जब ज़्यादा रहती है फिस्कल डेफिसिट में, नेचुरली उतना ही कर्जा भी बढ़ता है। और उसके बाद में उनकी जो योजना है, जो डीनेशनलाइज करने की, डिसइन्वेस्टमेंट करने की, वो योजनाओं में भी जो फायदेमंद है LIC जैसे, जो ऐसे संस्थाओं को भी अगर वो डीनेशनलाइज करके प्राइवेटाइजेशन करे तो एक तो एश्योर्ड जॉब चले जाएंगे, और दूसरे तरफ जो गरीबों को मिलने का जो रिजर्वेशन है, ये शेड्यूल कास्ट के लिए हो, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए हो, बैकवर्ड क्लास के लिए हो, और फॉरवर्ड क्लास के कम्युनिटीज जो है जिनको 10% दिया गया है, वो नौकरी भी इसमें नहीं मिलेंगी। तो ये भी जो उन्होंने कहा है कि आहिस्ता आहिस्ता ये डिसइन्वेस्टमेंट करने का, ये भी गलत है। मैं यही कहूँगा कि गरीब की बजट ये नहीं है, और इस बजट से किसी को फायदा होने वाला नहीं है। जो पिछले के चीजें थे उसको रिपीट कर रहे हैं। इवन क्रिप्टो करेंसी का भी उन्होंने जिक्र किया, जिसके बारे में कोई कानून नहीं, कुछ नहीं, सलाह नहीं, मशवरा नहीं। ऐसे बहुत से चीजें उन्होंने की, वक्त आने पर वो बताएंगे। लेकिन आज मैं इतना ही बताऊंगा कि ये बजट गरीबों के लिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ अपने दोस्त अमीर लोगों को फायदा करने के लिए, डिसइन्वेस्टमेंट करने के लिए। और इतने बड़े नियरली 40 लाख करोड़, 39 लाख करोड़ में अगर आप ठीक ढंग से लोगों की मदद अगर नहीं करेंगे तो ये बहुमत है, हम कुछ भी करेंगे तो चलेगा, ये जो एटीट्यूड है ये देश के लिए ठीक नहीं। पर जो उम्मीद थी कि इसमें कुछ राहत मिलेगी आम नागरिक को, गरीब लोगों को, और जो इनकम टैक्स देते हैं, टैक्स भरते हैं, उनके साथ न्याय नहीं हुआ। वो भी बहुत तकलीफ से गुजर रहे हैं। बढ़ती महंगाई से, इन्फ्लेशन से वो वर्ग प्रभावित हुआ है। ये अपेक्षा की जाती थी कि सरकार उनको राहत देगी। देश में असमानता, इनइक्वालिटी बढ़ रही है, बजट में उसको एड्रेस नहीं किया गया। बेरोजगारी चरम सीमा पर है,
और जो हमारा इनफॉर्मल इकोनॉमी है, जो छोटे छोटे कारोबार हैं, वो बहुत कष्ट से गुजरे हैं। लॉकडाउन्स रहे, महामारी की वजह से, वहां पर भी कुछ राहत नहीं है कि ना आम आदमी का बजट है, ना किसानों का बजट है, ना महिलाओं का बजट है, ना युवाओं का बजट है, ना बुजुर्गों का बजट है। ये बजट फिर से वही प्रूव करता है कि पॉलिसीज बगैर सोचे समझे ये सरकार करती है और कुछ लोगों का एजेंडा चलाती है। सबसे पहले क्रिप्टो को लेकर मैं एक चीज कहूंगी, और मैं बार बार कह रही थी कि एक तो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क नहीं है, कोई क्लैरिटी नहीं है जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें, और कोई टैक्सेशन स्ट्रक्चर नहीं है। उसको अभी आपने थ्रू 30% टैक्स आपने क्लैरिटी लाए हैं कि इसको आप एसेट क्लास ट्रीट करेंगे। दूसरा, आप अपनी खुद का डिजिटल रुपी लाएंगे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के आधार पे, तो क्या आपका कनेक्शन रहेगा वो भी क्लैरिटी नहीं है। मैं उम्मीद करती हूँ क्रिप्टो करेंसी जब बिल आएगा तो उसमें आप एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाएंगे। Honorable Speaker, sir, I present the budget for the year 2022-23. आगे बढ़ते हैं। सख्त मेहनत और अज़्म तकरीबन कुछ भी मुमकिन बना सकता है। न्यूज़ 18 की पहल बायजूस की यंग जीनियस सीजन 2 में हम बहुत से ऐसे बच्चों से मिले जिन्होंने अपने अज़्म के साथ वो कर दिखाया जो उनकी उम्र में तकरीबन नामुमकिन सा लगता था। यही हमने बायजूस की यंग जीनियस सीजन 2 के इस हफ्ते के एपिसोड में देखा। धनी आलपुड़ा केरला से 10 साल के नीलकंठन नायर। वाओ, नीलकंठन नमस्कारम, हाउ आर यू? व्हाट इज दिस कॉल्ड? एक बार और करके दिखाओगे? अरे भाई साहब, वेरी क्यों? अब हम नीलकंठन के लिए एक छोटा सा सरप्राइज लेकर आए हैं, लेकिन सरप्राइज क्या है वो इतनी जल्दी नहीं बताएंगे। रेडी नीलकंठन? मैं आपसे जानना चाहता हूं कलर ही इतना खास क्यों है? जब राइट साइड एंड लेफ्ट साइड बैलेंस होता है एंड वाइस वर्सा, यू आर हेडेड टू बी अ परफेक्ट बीइंग। दैट्स द मेन रीजन व्हाई वी डू कलरी पाइट। हमारी अगली जीनियस सिर्फ 9 साल की हैं और उन्होंने अपनी एक आर्मी बना ली है और इनके हथियार है पेड़, पौधे, मिट्टी, पानी और सूरज की रोशनी। इन्होंने प्रण लिया है कि 1 लाख पौधे लगाएंगी, जिसमें से कई हजार पौधे ये ऑलरेडी लगा भी चुकी हैं। आइए बैठिए। आपको क्या लगता है हर आदमी को कितने पौधे लगाने चाहिए ऑन एन एवरेज? इस पूरे इंडिया की जो जनता है वो हर इंसान केवल 15 मिनट बाहर निकल के एक पौधा लगा ले तो हम 17% ग्रीन कर सकते हैं अर्थ को।